बिना आग का कोई धुआं उठता नहीं। 14 नंबर टेबल था, जीवन सुरभि नाम के प्लान थे, उनके बोनस में काफी ड्रास्टिक रिडक्शन था। जब आईपीओ आ रहा था या आईपीओ आ गया था तब एलआईसी के चेयरमैन कुमार साहब ने कहा था कि ये एलआईसी का 3.0 है। 2000 रुपए में जो शेयर बेचने का शुरू में प्रस्ताव था उसको केवल 950 के आसपास बेचा गया। जिसका बोनस घटा, जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट घटी, उसने एलआईसी को कोई माला तो नहीं पहनाया होगा ना, गाली ही दिया होगा। कल तक हमें 60 रुपया 67 रुपया बोनस मिल रहा था और घटा करके आप 40 पे आ गए, तो हम तो ठगे हुए महसूस करेंगे ही करेंगे ना। केवल हम इंश्योरेंस एडवाइजर बन करके सरवाइव कर जाएंगे आने वाले समय में, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ BITV। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरी बात करने वाला हूं। मान लीजिए कि आप एक घर चाहते हैं भाड़े पर, और ऐसा घर चाहते हैं जिसके अंदर की काफी सारी अमेनिटीज हो, फर्नीचर हो, सारे फर्नीचर जितने घर में होने चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट है, और आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा भाड़ा देने के लिए भी तैयार हैं। और आपने कई सारे घर देखे लेकिन आपको कोई घर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फर्नीचर आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहे हैं। और घूमते घूमते अब आप एक ऐसे घर में आ गए हैं जहां पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के सारे फर्नीचर दिख रहे हैं, सारी अमेनिटीज दिख रही हैं, और आप उस अमेनिटीज के साथ में अब आप एग्री हैं कि यस मुझे ये घर चाहिए, और उसके लिए आप ज्यादा भाड़ा भी दे देते हैं। और अब आपका ओनर के साथ में करीबन 15 साल का एग्रीमेंट हो गया है कि अब 15 साल तक मैं इस घर में रहूंगा। और अब 2 साल हो जाने के बाद में ओनर आपके पास में आता है और आपसे कहता है कि मुझे अपने एग्रीमेंट में से ये जो हमने अमेनिटीज दी है आपको, जो फर्नीचर आपको दिया है, ये सारा फर्नीचर हम निकालना चाहते हैं। और वो आपसे ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, दरअसल हमें ये नहीं रखना था। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपने 15 साल का एग्रीमेंट उनसे किया है और बीच में आकर वो आपसे अपनी गलती का इजहार कर रहे हैं, तो आपको ये कैसा महसूस होगा? क्या आपको ये लगेगा कि आपके साथ में कुछ चीटिंग हुई है? हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है जहां पर जिसमें ये लिखा है कि LIC ने अपने कस्टमर के साथ में कुछ ऐसा करने के कगार में है, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। चलिए अब इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसको डिटेल में समझने के लिए अब मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, इन्होंने करीबन 17 सालों तक कंट्री हेड के रूप में LIC के साथ काम किया है, और LIC से VRS लेने के बाद 17 साल तक काम करने के बाद उन्होंने LIC से VRS लिया, और ओमान में ये कंट्री हेड थे, और वहां से VRS लेने के बाद अब ये दिल्ली में बिमटेक नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसमें एज अ प्रोफेशनल हेड ये कार्यरत है। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से और ये जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाते हैं। मनोज पांडे जी, मैं आपका BITV के आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद रंजीत जी हमें इस चर्चा के लिए बुलाने के लिए। यस पांडे जी, तो हमने ये जो आर्टिकल हमने देखा, इस आर्टिकल के ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए इसके ऊपर। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह का बैकग्राउंड आपने बताया, वो जो आपने एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की, मकान, फर्नीचर और 2 साल का एग्रीमेंट, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। हालांकि इसके पहले कि हम डिस्कस करें, हम जरूर ये डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो आर्टिकल, न्यूज आइटम जो आया था, वो विदेशी कंपनी जो रायटर है उसके संदर्भ से दिखाया गया है। और उस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और LIC से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप खुद एक पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि बिना आग का कोई धुआं उठता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तभी इस तरह की बातें सामने आई। क्योंकि आपके ऑडियंस के मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस, उसमें से भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC से जुड़े हुए लोग हैं। करेक्ट। और ये लोग जो जुड़े हैं, बहुत सीनियर लोगों को मैंने देखा है आपके प्लेटफॉर्म में, जो 20-20 साल 25 साल से जुड़े हुए होंगे। तो मेरा एक मैसेज जरूर है कि सबके लिए, मैं खुद LIC में 17 साल रहा हूँ। जो LIC 92 में थी, जब मैंने एज ऑफिसर ज्वाइन किया, तो आज जो LIC है बिल्कुल बदल रही, और ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है और होने वाला है, खास करके IPO के आने के बाद। इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। जब IPO आ रहा था या IPO आ गया था तब LIC के चेयरमैन कुमार साहब ने कहा था कि ये LIC का 3.0 है, यानी LIC के जीवन का ये तीसरा पड़ाव है। तो तीसरा पड़ाव आने के बाद चेंजेस बहुत होते हैं।
उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, खास करके जो एलआईसी से डायरेक्टली जुड़े हैं। मेरा तो आज रिश्ता एलआईसी से एक पॉलिसी होल्डर के ही नाते है, तो मैं तो एलआईसी को उस लिहाज से ही देखता हूँ। देखिए, बट नेचुरल है कि जब एलआईसी बनी तो उसका उद्देश्य था कि लोगों में बचत की भावना को विकास करना, और साथ ही साथ उस पैसे को देश के उत्थान में यूज करना। और इसी मॉड्यूल पे एलआईसी चली। आप अगर उनके जो 7 उद्देश्य हैं देखेंगे तो घुमा फिरा के यही मेन उद्देश्य रहा, और एलआईसी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि मैं खुद रहा हूं, आज मैं बाहर से बैठ के एलआईसी को देख रहा हूं कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी ने बखूबी काम किया। समय का पहिया घूमता है, समाजवाद से, है ना, पूंजीवाद। अब ये जो 2000 में जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला, हमारी माली हालत भी इतनी बुरी थी, हमें पैसे चाहिए थे। खैर, वो सब हिस्ट्री की बात है। हकीकत ये हुआ कि काफी रेसिस्टेंस के बाद भी इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप करना पड़ा। प्राइवेट कंपनियां 2000 में आई, वो एक दूसरा पड़ाव था। और तीसरा हुआ जब एलआईसी का ये आईपीओ आया है। अब देखिए, एलआईसी एक सरकारी तंत्र है, इसके काम करने के एक अलग तरीके होते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर आने वाला था 2000 के बाद, उस वक्त भी एलआईसी के अंदर एक क्लीनिंग ऑपरेशन हुआ था। जितने सीनियर अभी करता है वो शायद 98, 99 का समय याद करें, जबकि एलआईसी ने इंटरनल जो अकाउंटिंग सिस्टम थी उसको मजबूत किया था। हर जगह कंप्यूटर लगने लगे थे, जिसके कारण की जो मैनुअल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि घाल मटेल चल रहा था, लेकिन कुछ चीजें बहुत स्थिर नहीं थी, उसको ठीक किया गया था। जिस तरह से एक समाजवाद चल रहा था कि 5 साल वाले पॉलिसी होल्डर को भी वही बोनस देते थे जो 30 साल वाले को देते थे, इन सब चीजों को एलआईसी ने ठीक किया। और एक झटके में आपको रंजीत जी मैं बताऊं कि अच्छी अच्छी पॉलिसियां जो बिकती थी उस जमाने में, 14 नंबर टेबल था, जीवन सुरभि नाम के प्लान थे, उनके बोनस में काफी ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ। तो एक क्लीनिंग ऑपरेशन इसलिए हुआ कि हमें कंपटीशन को फेस करना, और सही हुआ। मैं गलत सही मैं नहीं कह रहा हूं, समय की मांग थी, उसको किया गया। लेकिन पॉलिसी होल्डर लोगों को एक तगड़ा झटका उस साल भी 20 साल पहले लगा, 98, 99 में। जो 14 नंबर टेबल बहुत ही फेमस प्लान था, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान था, उसका बोनस रेट 67 रुपया से घट करके 40 रुपया हो गया। इतना बड़ा तगड़ा झटका। अभिकर्ताओं को अपने कस्टमर को फेस करने में दिक्कत हो रही थी। जीवन सुरभि प्लान उस समय काफी बिकता था। मैं बिहार यूपी में मैंने बहुत समय तक काम किया था। मतलब उनको अपने कस्टमर को चेहरा दिखाने में डर लगता था, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया, आपने कहा कि 70 रुपया बोनस मिलेगा, 60 रुपया बोनस मिलेगा, और 2 साल बाद वो बोनस घट के 40 रुपया हो गया। आप समझिए कि किस तरह की परेशानी उनको हुई होगी। कुछ इसी तरह की परेशानी उस न्यूज आइटम में हमें दिख रही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रकांड विद्वान हूं, मुझे सारी जानकारियां हैं, बट मुझे दिख रही है। अब देखिए, एलआईसी के आईपीओ आने के बाद सरकार के भी मतलब हालत खराब है। इन ए सेंस, जब आईपीओ आ रहा था 2.5 साल पहले लगभग, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि 2000 के आसपास पर एक शेयर बिकेगा, और एलआईसी का जो वैल्यूएशन होगा, जिसे इम्बेडेड वैल्यू जिसको कहा जा रहा है इनडायरेक्टली, वो लगभग 11 साढ़े 11 लाख करोड़ का होगा। और उस हिसाब से उस वक्त एलआईसी भारतीय स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली थी। समय का चक्र बदला, कोरोना का काल आ गया, और रही सही बात, जब फाइनली सरकार ने ये डिसाइड किया कि चलो कोरोना की मार को झेलते हुए भी हम आईपीओ लाएंगे, तब ये यूक्रेन और ये रशिया का लड़ाई चालू हो, क्योंकि सरकार इसको लाना चाहती थी। 2000 रुपए में जो शेयर बेचने का शुरू में प्रस्ताव था, उसको केवल 950 के आसपास बेचा गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब लिस्टिंग हुई तो एलआईसी नंबर 1 नहीं रह गई, नंबर 4 या 5 पे आ गई। और उसके बाद दुर्भाग्य ये है कि जबकि बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एलआईसी का शेयर घटता जा रहा है और लगभग 35% माइनस पे चल रहा है। 600 या 590 के आसपास शायद उपलब्ध है। दुगनी मार पड़ी। एक तो सरकार को भी उतना पैसा नहीं मिल पाया, शुरू में वो 10% डाइवर्स करना चाहते थे, मार्केट कंडीशन को देखते हुए केवल उन्होंने 3.5% के आसपास किया। रेट घटाना पड़ा, और बोलते हैं ना कोढ़ पे खाज होना, एक तो रेट घटा, उसके बाद से कस्टमर जो जिन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टर कहिए, कस्टमर नहीं इन्वेस्टर कहिए, उनको भी मार पड़ी। अब हालत यह है कि सरकार जो कि मेन प्रमोटर है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अभी हाल में ही IRDAI के जो चेयरपर्सन है देवाशीष पंडा जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी के लोगों को बुलाया था। उनका कंसर्न ये था कि अमेरिका की जो टॉप 50 इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें से केवल 4 इंडिया में काम करती, जबकि 12, 13, 11 नंबर है बगल के देशों में, बर्मा में, सिंगापुर में, मलेशिया में।
तो वो चाह रहे थे कि अमेरिकन कंपनियां यहाँ आए। लेकिन अब हालत है कि देवाशीष पंडा भी क्या कहेंगे, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी इनसे ही पूछ दे कि सर एक बताइए, आपकी जो खुद की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, वो तो खुद लिस्ट हो नहीं पाई ठीक से, और हुई भी तो उसके शेयर मार्केट नीचे गिरते जा रहे हैं, तो आखिर क्या जवाब दें। देखिए पहले क्या था कि LIC का मालिक एक था, भारत सरकार थी, और सारा का सारा फोकस कहीं ना कहीं कस्टमर पे होता था, और कभी कभी भारत सरकार को भी खुश करना पड़ता था, खास करके इन्वेस्टमेंट वगैरह में कभी किसी IPO को बचाना। अब LIC वालों को 3 लोगों को झेलना है, एक तो कस्टमर है, दूसरा सरकार है, और तीसरे जो न्यू एज के जो इन्वेस्टर्स आ गए हैं, जो अब मालिकाना हक है, उनको भी खुश रखना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आज के डेट में LIC की प्रायोरिटी वो जो शेयर होल्डर लोग हैं उनको खुश करना इनकी ज्यादा मजबूरी है, और बहुत सारे नियम कानून उनके लिए किए जा रहे हैं। अब मैं आता हूं, जो आपने जो बात लिखी बताई आपने, वो न्यूज आइटम, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, एक्चुअरियल बैकग्राउंड है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है वो कोई जनरल इंश्योरेंस या कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है कि साल भर के बाद आप ये निकाल सकते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं हो सकता। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आपको 20 साल 25 साल होल लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो प्रीमियम आपके पास आता है पहले दूसरे तीसरे साल में, वो आपका इनकम नहीं होता, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आप रिस्क कवर करते हो, उसके लिए आपको एक सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में प्रॉफिट नापने का तरीका एक अलग ढंग से होता है, उसको एक्चुअरियल वैल्यूएशन करना पड़ता है और सरप्लस जनरेट होता है। अब उसमें क्या होता है कि हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एज पर नॉर्म 2 डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। एक होता है जिसे आप कह सकते हैं शेयर होल्डर अकाउंट, जिसमें कि जिसने पैसा दिया है, शेयर खरीदा है, उसका अकाउंट रहेगा। जो प्रॉफिटेबल अगर कंपनी है तो जो प्रॉफिट जनरेट होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, उसका बुक वैल्यू बढ़ेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा उसके कारण। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी होल्डर अकाउंट, जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में लाइफ फंड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन समझिए कि अगर मैं एक पॉलिसी होल्डर हूं और मैंने एक पार्टिसिपेटिव पॉलिसी, जिसको कि विथ बोनस LIC के लोग जानते हैं, मैंने अगर ले रखी है, तो मैं प्रीमियम देता हूं और हर साल इंश्योरेंस कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। केवल डिक्लेयर करती है, देती नहीं है। पैसा हमारे हाथ में नहीं आता है जिस तरह के डिविडेंड वगैरह कहीं और आता है। वो पैसा मेरे ही अकाउंट में, मेरे ही पॉलिसी में अटैच हो जाता है, या उसमें वेस्ट हो जाता है। वेस्टिंग बोलते हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड बोनस। तो मेरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहता है, और इसलिए उस तरह के पैसे के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम पॉलिसी होल्डर अकाउंट कहते हैं। पॉलिसियां 2 प्रकार की होती है। एक तो ये हो गया पार्टिसिपेटिव पॉलिसी, बोनस वाली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी, जिसमें बोनस का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दोनों पॉलिसी का जो ब्लॉक है उसमें सरप्लस जनरेट हो सकता है। जो नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी है, जिसमें बोनस नहीं होता है, जिसमें कि LIC बहुत सारे गारंटीड एडिशन वाली पॉलिसियां भी नॉन पार्टिसिपेटिव होती हैं, यूलिप पॉलिसी भी नॉन पार्टिसिपेटिव होती है। आप यूं समझ लें कि जिस पॉलिसी में बोनस वर्ड नहीं जुड़ा है वो नॉन पार्टिसिपेटिव। उस ब्लॉक ऑफ पॉलिसी में जो भी सरप्लस जनरेट होगा, फायदा होगा, वो पूरा का पूरा उस पे हक होता है पॉलिसी होल्डर का। कंट्रारी टू दैट, जो विथ पॉलिसी है, विथ बोनस वाली पॉलिसी है, उसमें जो सरप्लस जनरेट होता है, एज पर लॉ ऑफ द लैंड, एज पर द इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट, जो भी कह लीजिए आप, उसका बंटवारा होता है पॉलिसी होल्डर के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में। एज पर लॉ कम से कम 90% पैसा पॉलिसी होल्डर के पास जाएगा, केवल 10% शेयर होल्डर के पास जा सकता है। ये बंटवारा होना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक बार ट्यूनिंग एक्सरसाइज LIC ने की थी। दुर्भाग्य से LIC ने ये जो काम करना था कि अपने अकाउंट का 2 भाग में बंटवारा करना था, वो काम LIC ने उस वक्त भी नहीं किया। LIC चूंकि सरकारी संस्था थी, इतनी बड़ी संस्था है कि IRDA के सब रूल रेगुलेशन इस पे कभी लागू भी नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 20 साल से प्राइवेट इंडस्ट्री चल रहा है, LIC ने इस अकाउंट को सेग्रीगेट करने की कभी जरूरत ही नहीं समझी, और LIC हमेशा एक ही अकाउंट से काम करता रहा, जिसे लाइफ फंड कहते हैं। यानी उसमें विथ प्रॉफिट वाला भी प्रॉफिट आता था
और विदाउट प्रॉफिट से जो सरप्लस जनरेट होता था वो भी उसी में ऐड होता था, उसी पे बोनस डिक्लेयर होता था, और हम और आप जैसे ग्राहकों को एक बोनस रेट दिखाया जाता था, और उस बोनस को और ऐड करते हुए चलता है, मार्केटिंग होती है कि आप ये लेंगे तो 60 का बोनस 62 होगा, 64 होगा, और एक लमसम अमाउंट हमें दिखाया जाता था। गलत नहीं था, और इसी के बेसिस पे हम लोग पॉलिसी लेते थे। अब दिक्कत क्या हुआ, जब आईपीओ आने लगा तो एलआईसी के शेयर होल्डर वाला फंड में पैसा ही नहीं था, क्योंकि एलआईसी ने कभी उसकी जरूरत ही नहीं समझी, कभी अकाउंट को सेग्रीगेट किया ही नहीं, कभी नन प्रॉफिट नन बोनस वाले नन पार वाली पॉलिसी का सरप्लस वहां ऐड ही नहीं किया। सितंबर 2019 में इन्होंने पहली बार वो काम किया तो थोड़ा बहुत पैसा आया, और 6 महीने बाद जब आईपीओ आने वाला था तो मार्च में और पैसा उसमें आया, अचानक 6 गुना वैल्यू एलआईसी की बढ़ गई। वो भी एक चर्चा का कारण था कि 6 महीने के अंदर में एलआईसी ने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि इनका एम्बेडेड वैल्यू 6 गुना या 5 गुना बढ़ गया। खैर, बहुत लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अब स्थिति ये है कि शायद, मैं ये शायद इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि उसमें खुद आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन नहीं आया, शायद जो शेयर होल्डर हैं वो लोग दबाव बना रहे होंगे कि भाई जो करना था वो तो करो, यानी हमारा जो हिस्सा है लाइफ फंड में, जो भी एक्सेस मनी नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी वाला जो हिस्सा है उसको अलग करो, और आप हमें तो। और अब एलआईसी जो न्यूज आइटम यही कह रहा है कि शायद मैनेजमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि लाइफ फंड का एक पोर्शन हटा दिया जाएगा, यानी आपको जो मकान का दीवा शब्द दिखाया गया था, जिसे एग्रीमेंट किया गया था, मैं भी मान के चलिए कि 35-30 लाख रुपया अगर लाइफ फंड है तो उस आर्टिकल के अनुसार लगभग 1/6 यानी 5 लाख रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया उस लाइफ फंड से हटा दिया जाएगा, और उसको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फंड है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसके कारण की नेटवर्थ कंपनी का बढ़ जाएगा, और जिन लोगों ने शेयर खरीदा है उनका या तो वो बोनस शेयर के रूप में दे करके उनको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, या जैसे डिविडेंड दे करके करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो एनालॉजी दिया वो बिल्कुल सही दिया। हमें एक बीमा बेचा गया था ये कह करके कि एलआईसी के पास 30 लाख का लाइफ फंड है और इस लाइफ फंड से ही आगे भी बोनस बढ़ता जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो 30 लाख तो गलती से था, 30 साल से हमने अपनी अकाउंटिंग को सेपरेट नहीं किया था, अब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें से मैं 5 लाख रुपया निकाल करके मैं दूसरे अकाउंट में जा रहा हूँ। वो जो फर्नीचर हटाने वाली बात आपने कही वो यहाँ बिल्कुल ही फिट बैठता है। अब इसके 2 नतीजे होने जा रहे हैं जो मुझे दिखाई देता है। अगर ये बात सही निकली, मैं तो एज ए पॉलिसी होल्डर मेरा अपना भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये सही नहीं हो, लेकिन अगर ये सही निकली तो कहीं ना कहीं जो बोनस पॉलिसियों वाले जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर 30 लाख करोड़ में से 30 लाख से ऊपर का पैसा होगा, मैं फिगर पे नहीं जा रहा हूं, अगर 1/6 पैसा निकल गया तो आने वाले समय में जो उस पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता था, जो शायद हमको मिलता, वो तो मुझे नहीं मिलेगा, तो एक डेंट तो आएगा। और दूसरा डेंट मैं आपको यहाँ सूचित कर दूं, ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जब एलआईसी एक्ट था तो मैंने बताया ना कि वो जो विथ प्रॉफिट पॉलिसी में जो सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एज पर लॉ 10 और 90 के रेशियो में होता है। एलआईसी जब बनी थी, एलआईसी एक्ट जब था, उसमें वो रेशियो 5 and 95 था, यानी 95% कस्टमर को मिलता था, 5% सरकार जो कि मालिक था उसको मिलता था। अभी उसको भी डाइल्यूट करके अब वो 90-10 ला दिया गया है। हालांकि उसमें 2 साल का समय लगेगा, 1 साल बाद एलआईसी उसको 7.5 and 92.5 करेगी और दूसरे साल से 90-10 पे आ जाएगी। यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक भी रहा ना रंजीत जी, तो एज ए बोनस वाले पॉलिसी होल्डर के नाते मुझे तो 5% बोनस वैसे भी कम मिल रहा है, तो पहला झटका तो वहां से आने वाला है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, वो आ चुका है। और दूसरा झटका ये आएगा कि अगर ये बात सही निकली तो, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार के पास बहुत दबाव होगा, क्योंकि सरकार तो मजबूरी में 3.5% शेयर बेची है, उनका तो इंटेंट 10% बेचने का था, और एक बार जब आप लिस्टिंग हो जाती है तो एक सर्टेन पीरियड, शायद 5 या 7 साल में आपको कम से कम 25% शेयर बेचना होता है मार्केट में। तो सरकार तो कोई प्रेशर है जिसको आप इंप्रूव कीजिए, तब तो कोई खरीदने वाला आएगा ना। बहुत सारी बातें हो रही थी कि कुछ गल्फ के सोवरेन फंड वगैरह पैसा लगा सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ सकता है,
सब तो पार्टनर यही कह रहा होगा ना कि पहले आप एक अकाउंटिंग तो ठीक करो, इसके पहले हमें बुलाओ। तो मुझे लगता है कि इस खबर में कुछ तो सच्चाई होगी। आगे क्या होगा ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो LIC हमने देखी है, जहां LIC मैंने काम किया है, जो LIC को मैं जानता हूं, जिस LIC को आपके सारे फॉलोअर जानते हैं, उसमें काफी तेजी से बदलाव होगा। और इस बदलाव के लिए शायद हम सबको तैयार रहना चाहिए। एज ए पॉलिसी होल्डर मैं अब मेंटली तैयार हूं कि मेरा बोनस अगले 1-2 सालों में घटना शुरू हो जाएगा, घट जाएगा। पांडे जी, आपकी ये पूरी बात को जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं कि पहले वो जो व्यक्ति था जो रेंट के घर ढूंढ रहा था, बहुत सारे घरों को उसने मना कर दिया। ऐसे घर मैं बोल सकता हूं कि जितनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे हैं। और जब मैंने देखा कि LIC में मुझे बोनस ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा इसीलिए मिल रहा था क्योंकि अब उसमें जो प्रॉफिट वाली जो पॉलिसी थी, जो बोनस वाली थी, उसमें मुझे 100% बोनस जो है वो शेयर हो रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पे अमेनिटीज ज्यादा है, यहाँ पे फर्नीचर अच्छे हैं, कंपेयर टू दूसरी कंपनी जहां पर जो 90 जो अभी LIC के साथ में होने वाला है वो पहले ही वहां पे हो रहा है। यू मीन टू से दैट। लेकिन आज की तारीख में अभी आपने बोला कि जो विथ प्रॉफिट वाली पॉलिसीज है, जिन लोगों ने बोनस की पॉलिसी ली है, उन्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आने वाले 1.5-2 साल में उनका बोनस अभी कम होने वाला है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो विथ बोनस वाली है और कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो विदाउट बोनस वाली है, कैसे पता चले एज एन इन्वेस्टर मुझे? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल आपको मालूम होगा, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उस पर लिखा होता है विथ प्रॉफिट, नॉन लिंक्ड, ये सब चीजें लिखी होती हैं। अच्छा, एज ए लेमैन आप अपने अभिकर्ता से सिंपली यही पूछिए कि भाई ये विथ बोनस वाली पॉलिसी है कि विदाउट बोनस वाली है। देखिए, हालत ये है कि अब LIC का जो स्ट्रेंथ था ना, जो उसका स्ट्रेंथ था, 2 चीज था। एक तो उनका एजेंसी फोर्स था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज 8 या 10 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में काम कर रहे हैं, LIC का अभी भी 96-97% जो बिजनेस आता है वो इंश्योरेंस जो अभिकर्ता है उनके थ्रू आता है, और उनका एक अपना कनेक्ट है अपने कस्टमर से। आज मुझे LIC छोड़े 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, 12 साल बल्कि हो गए, लेकिन हकीकत है कि मेरे साथ जिस अभिकर्ताओं ने काम किया है मेरे डिफरेंट ब्रांचेज में शुरू के साल में, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। LIC की सबसे बड़ी खूबी ये है। अब उसपे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम जो भी IRDA ला रहा है, उसपे भी थोड़ा सा बहुत सारी चर्चा आपके प्लेटफॉर्म पे भी हुई है। और दूसरा जो स्ट्रेंथ था वो था बोनस वाली पॉलिसी है। कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी शुरू में LIC को बोनस पे बीट नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी लाई। 2 कारण, एक तो LIC से बीट नहीं कर सकती थी, और दूसरा उसमें उनको अगर प्रॉफिट होगा तो उनके शेयर होल्डर को फायदा होगा। अब LIC भी वही करने जा रही, इसीलिए मैंने कहा कि पहले LIC कस्टमर को सबसे ऊपर रखती थी। शायद अब LIC की मजबूरी है कि अपने शेयर होल्डर का भी ध्यान रखना है, तो गेयर में बदलाव हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चेयरमैन LIC का ही स्टेटमेंट है कि आज भी LIC का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें शायद 92-93% पॉलिसियां विथ प्रॉफिट वाली हैं, जहां शायद कस्टमर को ज्यादा डायरेक्टली फायदा होता है या उम्मीद रहती है फायदे की। वो खुद कह रहे हैं कि इसको घटा करके हमको 60 के आसपास लाना है। और आप किसी भी अभिकर्ता से पूछिए LIC की आज उनके ऊपर क्या प्रेशर है। उनके पास प्रेशर है कि अब आप विदाउट प्रॉफिट, जिसमें कि बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी भी होती हैं जिसमें बोनस के बदले में वहां गारंटीड एडिशन नाम का रिटर्न दिया जाता है, लेकिन वो फिक्स होता है, वो बढ़ने की उसकी संभावना नहीं होती है, उसको बेचने का प्रेशर आ रहा है और यही आने वाले समय में होना है। तो विथ और विदाउट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी यूलिप पॉलिसी सब विदाउट बोनस पॉलिसी होती है। वहां जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट लॉस होगा, वो तो कस्टमर डायरेक्टली बियर करती है मार्केट के अनुसार, उनका NAV बढ़ता घटता रहता है। और बाकी जो खर्चों में अगर प्रॉफिट होता है तो सीधे शेयर होल्डर को जाएगा, कस्टमर को नहीं जाने वाला। पांडे जी, एक चीज मुझे बताइए, ये जो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है जिसमें इतना बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में पॉलिसी होल्डर को होने वाला है, तो ये जो चीज हो रही है क्या वो सही हो रही है या गलत हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, सही गलत कहना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद कहा कि एक तरह से अगर ये बात सही है तो कहीं ना कहीं LIC अपनी गलती को सुधार रही है। टेक्निकली तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, टेक्निकली गलत नहीं है। अगर मोरली देखा जाए तो मैंने तो पॉलिसी इसीलिए लिया था क्योंकि आपने बताया था कि इस पॉलिसी में 60 रुपए का बोनस पहले मिलता आ रहा है, और अगर बढ़ेगा नहीं तो कम से कम घटेगा नहीं, इस तरह का तो आश्वासन जरूर ही हमें मिला है।
लेकिन अगर वो 60 रुपये का बोनस कल अगर 50 रुपया हो जाएगा, तो एज ए कस्टमर मुझे तो लगेगा कि मुझे ठगा गया है। और एक LIC जैसी संस्था से, जो कि इतनी बड़ी संस्था है, जिसका ट्रस्ट ही सबसे बड़ा मतलब विपन है, कहीं ना कहीं मैं मतलब ठगा हुआ महसूस जरूर करूंगा। और जब मैं करूंगा तो आप भी करेंगे, सभी लोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं LIC के इमेज पे इसका एक अच्छा खासा असर पड़ सकता है। मेरे इस बात का मुझे डर है। हम जो मार्केट में बात करते हैं ना, LIC का मार्केट शेयर घटा है। हम जो बात करते हैं कि 65% 70% मार्केट शेयर अभी भी LIC का है, वो दोनों जो विंग है ना, रिटेल बिजनेस और कॉर्पोरेट बिजनेस, जिसको ग्रुप बिजनेस बोलते हैं, दोनों को मिला करके वो 65 या 67% जो भी होता है। हकीकत ये है रंजीत जी कि अगर आप बाइफरकेट कर दें, कॉर्पोरेट बिजनेस को अलग कर दे और रिटेल बिजनेस को अलग कर दे, रिटेल का मतलब हम और आप जैसे कस्टमर से जो डीलिंग होती है, वहां LIC का मार्केट शेयर गिर के ऑलरेडी 35-36% पे आ चुका है। 65% मार्केट शेयर प्राइवेट के पास गया हुआ है। तो अभी जो LIC का जो स्ट्रेंथ है, वो उनका ग्रुप बिजनेस है, ना कि उनका रिटेल है। लेकिन ठीक है, LIC का रिटेल भी 35% होने पर भी इतना बड़ा है कि बाकी से 10 गुना होगा, ये स्थिति है। तो पांडे जी, एक चीज मुझे समझ में आती है, रही है, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। पांडे जी, एक चीज मुझे समझ में आती है कि चलिए टेक्निकली तो आपने बोला ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है ठगा जैसा फील कर रहे हैं एज ए कस्टमर। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ ठगी जैसा बर्ताव हुआ है, यानी कि एथिकली सही नहीं हो रहा है। अब इथिकली शायद इसलिए सही नहीं है कि हमें गलत प्रोजेक्शन दिया गया, या हमें गलत बताया गया, या गलत आश्वासन दिया गया। इस सेंस में आप इथिकली कह सकते हैं, क्योंकि जो 20 साल पहले LIC ने जो क्लीनिंग किया था, उस वक्त भी बोनस घटा था, लेकिन वो भी एक सही कारण से घटा था। लेकिन जिसका बोनस घटा, जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट घटी, उसने LIC को कोई माला पर नहीं पहनाया होगा ना, गाली दिया होगा। यह एक हकीकत है कि कल तक हमें 60 रुपया 67 रुपया बोनस मिल रहा था और घटा करके आप 40 पे आ गए, तो हम तो ठगे हुए महसूस करेंगे ही करेंगे ना। हालांकि एज एन ऑफिसर मैं सही कह रहा हूं कि वो जो एक्टिविटी हुई वो LIC के सेहत के लिए ठीक हुई थी, लेकिन कस्टमर के सेहत के लिए तो ठीक नहीं हुई थी ना। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो सही हो, कंपनी के लिए, वो हमारे लिए सही हो। यही चल रहा है अभी, और ये और पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगे। LIC अगले 5 साल में बहुत कुछ इसका स्वरूप बदल जाएगा। LIC को बदलना पड़ेगा, ये हकीकत। और अब दो मालिक को हैंडल करना है। एक तरफ सरकार है और दूसरा है जो कुछ लोग जो शेयर खरीद के बैठे हैं। अब लोग दुखी है ना। एक खबर आई थी कि लगभग 2.5 लाख इंडिविजुअल शेयर होल्डर ने, जिन्होंने LIC के शेयर खरीदे थे, उन्होंने LIC का शेयर बेच दिया क्योंकि उनको लॉस हुआ। अब ये भी अच्छी खबर नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अब LIC को पॉलिसी होल्डर के साथ साथ शेयर होल्डर और शेयर प्राइस, मार्केट, शेयर, सब पर ध्यान देना पड़ेगा। LIC वालों के इतने लोगों को एक साथ हैंडल करने की आदत तो है नहीं, और खास करके जहां 2 कंट्राडिक्टरी है। शेयर होल्डर के लिए बहुत काम करोगे तो शायद वो पॉलिसी होल्डर के लिए उतना अच्छा नहीं हो, एंड वाइस वर्सा। तो तत्काल तो जो ये न्यूज आइटम है वो तो शेयर होल्डर को खुश करने की है, पॉलिसी होल्डर सेकेंडरी दिखता हुआ लग रहा है। परफेक्ट। पांडे जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने संगीन मुद्दे को आपने इतनी सरल भाषा में जो है हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने मित्रों से, चूंकि मैं LIC का खुद एक अंग रहा हूं, और मैंने बताया किस तरह के अच्छे रिश्ते रहते हैं LIC में रिटायरमेंट मतलब हटने के बाद भी, मैं सब आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, समय बदलता है, और जो समय के साथ नहीं बदलता है वो सरवाइव नहीं करता है। आपने डायनासोर, कछुआ वाली बहुत बार हमने एग्जाम्पल सुना होगा मोटिवेशनल स्पीक में। समय बदल रहा है, इसलिए आपको भी बदलना पड़ेगा। केवल एक प्रोडक्ट, केवल एक तरह का प्रोडक्ट, या केवल एक कंपनी, ये सब जमाना गया। आपको अपने आप में एक सुपर मार्केट मतलब फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजर बनना पड़ेगा। केवल हम इंश्योरेंस एडवाइजर बन करके सरवाइव कर जाएंगे आने वाले समय में, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो आप जनरल इंश्योरेंस बेचिए, मेडिकल बेचिए, म्यूचुअल फंड बेचिए, रिटायरमेंट प्लानिंग बेचिए। मतलब मेरा सिर्फ ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, समय के साथ बदलिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। और LIC खुद बदल जाएगी। आप देखिए अगले 2-3 सालों में कितनी तेजी से बदलेगी। जो ब्रांच का जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो बदल जाएगा, सारी चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, आपका सर्विस लोड शायद कम हो जाएगा। तो फिर ज्यादा से ज्यादा बीमा कैसे बेच पाए, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए ये जो मुद्दा है
इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं, और आपके विचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।